हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए, और इसके साथ ही हमने कवर किया था कि हमें जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता क्यों है। आज हम कवर करेंगे कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के अगेंस्ट क्या क्या चैलेंजेस हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, और इसके साथ ही हम देखेंगे कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पे एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसकी लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी। अब हम यहाँ बात करेंगे कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के अगेंस्ट चैलेंजेस क्या क्या हैं। अकाउंटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है अगर आपको एक अच्छी गवर्नमेंट स्थापित करनी है तो। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जुडिशियल इंडिपेंडेंस जितना ही इम्पॉर्टेंट है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के सामने वो ये है कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जो आर्टिकल 235 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि सारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर हाई कोर्ट की अथॉरिटी होगी और ये मैकेनिज़्म पर्याप्त है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए। पर यहाँ सवाल ये आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी को भी आंसरेबल नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। और जब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की तो यहाँ पर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एक चैलेंज है। इम्पीचमेंट के अलावा ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे जज को रिमूव किया जा सके, ये भी एक चैलेंज है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के सामने। और साथ ही साथ इम्पीचमेंट एक आसान प्रोसेस नहीं होती है, इस प्रोसेस में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव होते हैं और ये प्रोसेस जल्दी एक्सरसाइज भी नहीं की जा सकती है। अगला जो चैलेंज है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के सामने वो ये है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है जुडिशियल सिस्टम में। जुडिशरी अगर इंटीग्रिटी के साथ में परफॉर्म करना भी चाहे तो यहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, पॉलिटिकल बॉडीज़ के द्वारा जजेस के ऊपर दबाव बनाया जाता है तो यहाँ पर जो डिसीजन आएगा वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता है। ये दोनों ही चीज़ों के लिए खतरा है जब बात आती है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की और जब बात आती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से ना सिर्फ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर असर पड़ता है पर साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंस है जजेस का उस पर भी असर पड़ता है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एक अच्छी गवर्नमेंट स्थापित करने के लिए इन तीनों ही बॉडीज़ का अकाउंटेबल होना ज़रूरी है। इस बात को इंश्योर करने के लिए कि ये तीनों बॉडीज़ अपने फंक्शंस और अपनी ड्यूटीज़ को भली भांति निभा रही हैं या नहीं, इसलिए यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी हो जाती है। जब गवर्नमेंट के सारे ही पार्ट्स अकाउंटेबल हैं और आंसरेबल हैं तो यहाँ पर जुडिशरी को भी नहीं छोड़ा जा सकता है। जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है वो बताता है कि ये जो तीनों बॉडीज़ हैं ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं और इनका आपस में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। इंडिया में इस डॉक्ट्राइन को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। इस वजह से गवर्नमेंट की ये जो तीनों बॉडीज़ हैं ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाती हैं। इस डॉक्ट्राइन का सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो, इसलिए ये बात ज़रूरी हो जाती है कि चेक किया जाए, अकाउंटेबिलिटी रखी जाए। एक इक्विटेबल रिलेशनशिप को स्थापित करने के लिए ये बात ज़रूरी हो जाती है कि ये जो 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के ये एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल हों। गवर्नमेंट में बैलेंस बनाने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हर ऑर्गन एक दूसरे पर चेक रखे और हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के समक्ष अकाउंटेबल हो। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मदद करता है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को स्थापित करने में। अगर स्ट्रॉन्ग जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी चाहिए तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए। लैंडमार्क जजमेंट्स। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट किया गया था क्लेम जो कि दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें ये बात रखी गई थी कि जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें जनरल पब्लिक से प्रोटेक्ट किया जाए, उन्हें कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। कोर्ट का यहाँ पर कहना था कि सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्लोज़ किया जाएगा। इस केस में पिटिशनर के द्वारा कोर्ट से इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी कि जजेस को किस तरह से अपॉइंट किया जाता है और किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा।
कोर्ट के द्वारा ये बताया गया था कि लोगों को इस बात की जानकारी होना ज़रूरी है कि जजेस को किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है और किस तरह से अपॉइंट किया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जिसे डिलीवर किया गया था जस्टिस भगवती के द्वारा। इस जजमेंट में उन्होंने बताया था कि ऐसा करना जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। कोर्ट का यहाँ पर ये कहना था कि यहाँ पर अकाउंटेबल होना ज़रूरी हो जाता है जब भी कोई व्यक्ति क्वेरी लेकर आता है उस डिसीजन के लिए जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में लिया गया था। ये अधिकार पब्लिक को ग्रांट किया गया है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट हमेशा जवाब दे हर एक जजमेंट के लिए। मिड डे जर्नलिस्ट केस, यहाँ पर जो डिसीजन दिया गया था जजेस के द्वारा उसमें करप्शन इन्वॉल्व्ड था। मिड डे जर्नलिस्ट के द्वारा पब्लिश किया गया था एक एविडेंस जो कि जज के अगेंस्ट था, जिन जज ने पास किया था ऑर्डर सील करने के लिए सभी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को जो कि रेसिडेंशियल एरिया में है दिल्ली के। और ये ऑर्डर तब पास किया गया था जब जो जज हैं उनका जो बेटा था वो इन्वॉल्व था किसी पार्टनरशिप में एक रिकग्नाइज शॉपिंग मॉल के साथ में। ये जजमेंट जज ने अपने बेटे के बेनिफिट के लिए दिया था। जज के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। पर जब जर्नलिस्ट को कॉन्विक्ट किया गया था तब जनरल पब्लिक को पता पड़ा था कि इंसिडेंट क्या है। इस इंसिडेंट से साफ पता पड़ता है कि जो मीडिया है उन्हें भी डर लगता है जजेस के अगेंस्ट कोई भी स्टेप लेने के लिए। मीडिया पर्सन चाहें तब भी कोई बात उजागर नहीं कर सकते हैं जुडिशरी के अगेंस्ट। ऐसी सिचुएशन में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में ये कहा गया था कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती है सिविल या फिर क्रिमिनल मामले में एक जज के द्वारा, भले ही से फिर वो जज सुप्रीम कोर्ट के हों या फिर हाई कोर्ट के हों। और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्हें पहले रिटन अप्रूवल की आवश्यकता होगी फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जो जजमेंट था ये पूरी जुडिशरी के लिए डेट्रीमेंटल था और इस जजमेंट के बाद कोर्ट की इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठाए गए थे। इस जजमेंट के बाद जो जजमेंट आया था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, उसे ओवरटर्न कर दिया गया था। सरोजनी रामास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस को रामास्वामी केस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो इम्पीचमेंट इशू किया गया था वो फेल हो गया था क्योंकि यहाँ पर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा मेजॉरिटी वोट कम रह गए थे। जो जस्टिस रामास्वामी थे उन्हें चार्ज किया गया था कि उन्हें कोर्ट के फंड को मिसयूज़ किया है, पर उन्हें इम्पीच नहीं किया गया था क्योंकि एक पार्टी ने वोट